भूतों ने मिलकर पूरे गांव को खाली करा दिया। जी हाँ, क्या सुना है आपने इससे पहले ऐसा कुछ? एक गांव था जहां पे भूतों ने इतना आतंक मचाया था कि गांव वाले लोग अपने ही घर को और अपने गांव को छोड़ के जाने के लिए बहुत मजबूर हो गए थे। वो इतना डर चुके थे भूतों के आतंक से कि आप सोच भी नहीं सकते हो। ये रियल हॉरर स्टोरी मुझे भेजी है मेरे ही एक सब्सक्राइबर शेखर ने, जो कि मथुरा के रहने वाले हैं। मथुरा में राया, जो मथुरा के अंदर कस्बा है, ये उसके रहने वाले हैं। और कहानी को मैं ज़्यादा घुमाऊंगा नहीं, जैसे कि शेखर ने ये मेरे पास भेजी है सेम स्टाइल में मैं आपके पास ये स्टोरी शेयर करने वाला हूँ। शेखर कहते हैं कि सचिन भाई, मेरी नानी के गांव में, यानी कि उनके जो मामा जी थे उनके गांव में एक बहुत ही पुराना डाक घर था। डाक घर के बारे में अगर आप लोग थोड़ा सा नहीं जानते, मैं आपको बता दूं। पहले ज़माने में हर गांव में एक डाक घर हुआ करता था, जिसमें पहले, जैसे अब तो चलती ईमेल, पहले उस टाइम पे चिट्ठियां चला करती थी। तो उसके लिए अंग्रेज़ों ने और हमारी भारतीय सरकार ने जगह जगह पे डाक घर बनाए थे। ऐसा ही एक डाक घर शेखर की नानी के गांव में था। शेखर बताते कि वो डाक घर इतना पुराना था, उससे बाहर ताला लगा हुआ था, और बाहर से अगर कोई उसको देखता था ना, तो बिल्कुल इतना डरावना लगता था, बिल्कुल भूतिया टाइप में। शेखर कहते हैं कि सचिन भाई, अब एक रात ऐसी आने वाली थी कि उस गांव के लिए वो एक शराब बन के रह जाती। रात होती है, कुछ दारूबाज लोग उस डाक घर में ताला तोड़ के अंदर चले जाते हैं और वहीं बैठ के दारू पीने लगते हैं। जैसे ही दूसरे दिन बच्चों को और गांव वालों को पता चला कि डाक घर का ताला टूट चुका है, तो गांव वाले उसमें अंदर जाने लगे, और गांव के जो बच्चे थे वो भी उसके अंदर जाने लगे। अब बच्चे उसमें डेली खेला करते थे। अब उनको लगता है कि ये सालाना बाहर से ही भूतिया है, अंदर ऐसा कुछ भी नहीं है, भूत प्रेत जैसी कोई चीज नहीं है। लेकिन असली कहानी अब शुरू होती है इन बच्चों की ना, और इस पूरे गांव की बहुत अच्छे तरीके से ना बैंड बजने वाली है। अच्छा, अब जैसे ही बच्चे उस डाक घर में अंदर जाते हैं, तो उसमें एक, अंदर जाते ही एक इतना पुराना रूम था जिसके दरवाजे पे बहुत बड़ा ताला लगा हुआ था, और उस ताले पे कुछ रिचुअल्स हो रहे थे, जैसे कि सिंदूर, काला धागा और लाल कपड़े में कुछ बंधा हुआ था। लेकिन बच्चे तो आपको पता है बहुत ही शरारती होते हैं, तो उन्होंने पत्थर लाके उस ताले को वहीं पे तोड़ दिया। तो भाई, बच्चों की इस हरकत से अब बजने वाली है पूरे गांव की बैंड। रात होती है, रात के करीबन 9 या 10 ही बजे होंगे कि पूरे गांव वालों को उस डाक घर से किसी लेडीज के रोने की आवाज़ आती है। जी हाँ, गांव वाले के मिलके मसाल लेके अपने हाथों में उस डाक घर की तरफ जाते हैं और देखते हैं कि उस डाक घर में कोई भी नहीं है। फिर गांव वाले वापस आ जाते हैं, सोचते हैं शायद कोई प्रैंक कर रहा होगा उनके साथ में, शायद कोई बच्चा होगा, या फिर कोई उनको डराने के लिए ऐसा कुछ कर रहा होगा। फिर जैसे ही 1 या 2 घंटा बीतता है, फिर 12 या 1 बजे के बाद फिर उस डाकघर से बहुत ही जोर से किसी के चिल्लाने की और रोने की आवाज़ आती है, जैसे कि कोई किसी को ना बहुत जोरों से पीट रहा हो। जैसे कि आप समझो किसी बच्चे के रोने की आवाज़ आ रही हो, या फिर किसी लेडीज़ के रोने की आवाज़ आ रही हो। शेखर कहते हैं कि गांव वाले इतना डर चुके थे उस टाइम पे, वो फिर सारे गांव वाले मिलके मसाल लेके अपने हाथों में उस डाकघर की तरफ जाते हैं। फिर देखते हैं कि उस डाकघर में कोई भी नहीं था। ये सारी चीज़ें देख के गांव वाले जो थे वो बहुत ही डर जाते हैं। अब गांव वाले समझ चुके थे कि ये डाकघर वास्तव में बहुत भूतिया है। दूसरा दिन होता है, गांव में सरपंच एक पंचायत रखता है। पंचायत में जो भी बुजुर्ग लोग थे और जो सरपंच था, वो फैसला करते हैं कि डाकघर की तरफ कोई भी रात को या दिन को कोई भी नहीं जाएगा। लेकिन सरपंच को और गांव वालों को ये नहीं पता था कि इंसान वहाँ नहीं जा सकते, लेकिन भूत तो गांव में आ सकते हैं। रात के करीबन 10 बजे होंगे, और गांव की एक फैमिली को, जो गांव में ना भैंस और गाय पालते हैं ना लोग, उसको ना, अपने जो गांव की फैमिली थी उसको अपने जानवरों की चीखने की आवाज़ आती है। फैमिली को लगता है कि शायद उसके जानवरों के पास कोई बाहरी जंगली जानवर आया होगा और उनको परेशान कर रहा होगा। फैमिली में से एक इंसान जाता है
और देखता है कि एक्चुअल में उसके जानवर क्यों आवाज़ निकाल रहे हैं। वो देखता है कि उसकी जो भैंस थी उस पर बिल्कुल भी मांस नहीं था। ऐसा लगता था कि किसी ने उसको ना नोच नोच के खा लिया हो। सिर्फ हड्डियां ही बची थी भैंस की और पूरा मांस उसके ऊपर नहीं था। ये देखते वो इतनी जोर से चीखता है ना कि पूरा गांव उसके घर पे आ जाता है। फिर पंचायत होती है। पंचायत में डिस्कशन होते हैं कि ये कोई जंगली जानवर तो नहीं कर सकता है थोड़ी देर में, ये कहीं ना कहीं डाकघर से जुड़ी कोई भूतिया घटना है। फिर इसको लेके वो पंचायत करते हैं। फिर फैसला करते हैं कि अब पूरे गांव के लोग जो भी जानवर हैं जानवरों के साथ ही सोया करेंगे। पूरी जो फैमिली होगी गांव की वो अपने जानवरों के जो होते हैं ना रहने वाले, उसी में जानवरों के साथ सोया करेगी। लेकिन उनको नहीं पता है कि अब आगे उनके गांव में और क्या क्या होने वाला है। अब भाई फिर से रात आती है और इस रात को करीबन 10 या 11 ही बजे होंगे। पूरे गांव के अंदर से किसी को ना रोने की आवाज़ आती है, बहुत ही ज़ोर से चिल्लाने की आवाज़ आती है, जैसे कि कोई किसी में चाकू या भाला मार रहा हो। गांव वाले इकट्ठा होते हैं, फिर मशाल जलाते हैं, फिर साथ में मिलके उस आवाज़ के पीछे जाते हैं और वो देखते हैं कि जो गांव का सरपंच था ना भाई, उसकी जो उसका जो लेफ्ट पैर था उसको किसी ने कच्चा खा रखा है। सिर्फ लेफ्ट पैर में सिर्फ एक हड्डी हड्डी बची हुई थी और वो बहुत जोरों से रो रहा था, चीख रहा था कि कोई मुझे बचा लो, कोई मुझे बचा लो। फिर गांव वाले जैसे तैसे वहां जाते हैं और उसको वहां से उठा के घर पे वापस लेके आते हैं और उसको पूछते हैं कि एक्चुअल में तुम्हारे साथ क्या हुआ था। तो वो बताता है कि मुझे ज़्यादा कुछ दिखाई नहीं दे रहा था, लेकिन एक काला साया था और एक नहीं हजारों काले साए थे और मुझे चारों तरफ से घेर लिया था। और फिर मुझे ऐसा लगा मेरी पैर को कोई काट रहा है दांतों से, नुकीले नुकीले पंजे मार रहा है। फिर मैंने आप लोगों को आते हुए देखा। भाई फिर एक दिन और आता है, फिर पंचायत होती है। फिर पंचायत में जो बड़े बुजुर्ग थे वो कहते हैं ऐसा करो किसी ना पंडित को लेके आते हैं। फिर गांव के कुछ लोग जाते हैं और पंडित जी को लेके आते हैं। पंडित जी सीधा डाकघर के अंदर जाते हैं और गांव वाले बाहर से पंडित जी के आने का वेट कर रहे थे, लेकिन पंडित जी तो आते नहीं। पंडित जी की चीखें और चिल्लाने की आवाज़ आती है। गांव वाले बहुत डर जाते हैं कि दिन में भी ये घटना होने लगी। दिन में पंडित जी उस डाकघर के अंदर गए थे और पंडित जी के चीखने और चिल्लाने की आवाज़ बाहर तक गांव वाले सुन रहे थे। गांव वाले बच्चे हों या लेडीज़ या बड़े बड़े लोग सब डरे हुए थे। फिर डाकघर का दरवाज़ा अचानक से खुलता है और पंडित जी को हवा में कोई उछाल के गांव वालों के पास फेंक देता है। पंडित जी डरे हुए उठते हैं और गांव से सीधा भाग जाते हैं। ये देख के गांव वाले बहुत ही डर जाते हैं। शेखर कहते हैं कि सचिन भाई, उस गांव में भूतों का आतंक इतना फैल चुका था कि वो न्यूज़ अखबारों में भी आने लगी थी। गांव वाले बहुत ही डर चुके थे। फिर दूर दूर से अघोरी अपने आप उस गांव में आते हैं और देखते हैं कि क्या वो सच है जो गांव वाले कहते हैं। अघोरी सीधा जाते हैं और डाकघर के अंदर चले जाते हैं। मुश्किल से 5 या 6 मिनट ही हुई होंगी। अघोरी डरे हुए उस डाकघर से उल्टे पैर वापस आते हैं और बहुत ही जोर से गांव को छोड़ के चले जाते हैं। ये देख के गांव वाले अब बहुत डर चुके थे और वो सारे लोग प्लान करते हैं कि अब इस गांव को छोड़ के जाना पड़ेगा। और भाई अब जो गांव वाले देखने वाले थे ना, उसके लिए ना तो आप रेडी हो और ना ही मैं रेडी हूँ। फिर रात आते करीबन 10 या 11 फिर बजते हैं। गांव वाले देखते हैं कि गांव के ऊपर से किसी के रोने की और चिल्लाने की आवाज़ आ रही है। सारे गांव वाले एक जगह पर इकट्ठा होते हैं और ऊपर देखते हैं। वो ऊपर देखते हैं कि हजारों काली शक्तियाँ, जो एंटिटी, हजारों की तादाद में इतने भूत और आत्माएं ऊपर घूम रहे हैं जिसके बारे में आप और हम सोच भी नहीं सकते। कई गांव वाले इतना डर जाते कि वहीं पे बेहोश हो जाते हैं और जो गांव के बुजुर्ग थे, जो थोड़े बहुत समझदार थे, वो गांव के बच्चों को पहले छिपाते हैं। फिर कहते हैं कि ऐसा करो, सारे लोग मिलके अपने घर में जो भी भगवान की मूर्ति हो उसको बाहर लेके आओ। फिर सारे गांव वाले मिलके हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं। तब जाके वो जो आसमान में एंटिटी थी वो तब जाके कहीं गायब होती हैं। अब गांव वालों को इतना तो पता चल चुका था कि अगर हमको अपनी जान बचानी है और बच्चों को बचाना है तो 24 घंटे हमें हनुमान चालीसा का पाठ करना होगा।
अब गांव वाले बाजार जाते हैं और वहाँ से साउंड बॉक्स लेके आते हैं। पहले ज़माने में ना जो तुरई टाइप में लंबे लंबे जो होते थे, उस तरह के साउंड बॉक्स हुआ करते थे जो कि एक मैक से कनेक्ट हुआ करते थे। अब गांव वाले उन तुरई को, जो साउंड बॉक्स थे, उनको गांव के चारों कोनों पे लगा देते हैं और एक जो इंसान था उसको हनुमान चालीसा पढ़ने का बोल देते हैं। अब एक एक घंटे सबने गांव वालों ने ड्यूटी लगाई थी कि वो जाएगा मैक पे हनुमान चालीसा पढ़ेगा, क्योंकि 24 घंटे एक आदमी के बस की बात नहीं है कि वो हनुमान चालीसा पढ़ सके। फिर जो रात आती है उसमें गांव वालों को किसी को भी कुछ सुनाई नहीं देता, ना कुछ दिखाई देता है। अब हनुमान चालीसा का पाठ उनके लिए बहुत ही सुकूनमय था। अब दूसरा दिन आता है, गांव वाले देखते हैं कि सुबह जल्दी 5 बजे के टाइम पे बहुत ही सिद्ध महात्मा गांव के अंदर आते हैं और उनको ना किसी ने बुलाया था, ना किसी ने बताया था कि वहाँ पे ऐसा कुछ चल रहा है। वो देखने में इतने तेजस्वी लग रहे थे और जो ब्राइटनेस थी ना भाई उनके मुंह की, जो तेज था, वो देखने लायक था। बहुत ही सिद्ध महात्मा, बहुत ही सिद्ध आत्मा। देखते ही गांव वालों को पता चल गया था कि इनमें कुछ न कुछ तो शक्ति ऐसी है कि ये हमारे गांव को इन भूतों से बचा सकते हैं। पूरे गांव वाले एक सर्कल बना लेते हैं और बाबा के पैरों में पड़ जाते हैं। बाबा ज़्यादा कुछ नहीं कहते, उनको वहाँ से हटाते हैं और जो भूतिया डाकघर था उसके अंदर चले जाते हैं। जैसे ही बाबा डाकघर के अंदर जाते हैं और गांव वाले भी डाकघर के गेट के बाहर इंतजार करते हैं कि एक्चुअल में अब होने क्या वाला है। जैसे ही बाबा भूतिया डाकघर के अंदर जाते हैं तो डाकघर के अंदर से इतनी जोर से कभी किसी लेडीज की रोने की आवाज़ आ रही थी, कभी किसी बच्चे के चिल्लाने की आवाज़ आ रही थी, कभी किसी चुड़ैल की आवाज़ आ रही थी। गांव वालों को ये तो पता चल रहा था कि बाबा आज वापस नहीं आएंगे, आएंगे तो भूतों को लेके ही आएंगे। अंदर से बहुत ही डरावनी डरावनी चीखें निकल रही थी, जैसे कि कोई उन भूतों की पिटाई कर रहा हो। अब बाबा डाकघर से आते हैं और सारी चीखें बंद हो जाती हैं। जो सिद्ध महात्मा थे, जो बाबा थे, वो गांव वालों से कहते हैं कि अब आधी रात को भी इस भूतिया डाक खाने में कोई भी जा सकता है और आ सकता है। अब इसमें भूत नाम की कोई भी चीज़ नहीं है, सारी चीज़ों को मैं इसके अंदर से भगा चुका हूँ। और वो ज़्यादा कुछ बोलते नहीं हैं और सीधे गांव वालों के बीच से होके निकल जाते हैं। गांव वाले उनको रोकने की बहुत कोशिश करते हैं, कि बाबा रुक जाओ, थोड़ी देर रुको, खाना खाओ, प्रसाद ग्रहण करो, लेकिन वो बाबा किसी की नहीं सुनते और जाते जाते गांव वालों की नज़र से अपने आप ओझल हो जाते हैं। गांव वालों का मानना था कि वो कोई सिद्ध महात्मा नहीं थे, वो हमारे श्री राम भक्त और पवन पुत्र हनुमान जी थे। एक बार कमेंट में जय श्री राम जरूर लिखना। अब गांव वाले बहुत ही खुश रहने लगे थे और सारे गांव वाले मिलके चंदा इकट्ठा करते हैं और उस डाकघर के जस्ट सामने श्री राम जी का और हमारे हनुमान जी का मंदिर बनाते हैं। अब उस गांव में ऐसी कोई घटना कभी नहीं हुई थी तब से। शेखर बताते हैं कि वो जो महात्मा जी आए थे वो कोई और नहीं थे, हमारे बजरंगबली थे। और यहीं पे ये हॉरर रियल स्टोरी ख़त्म होती है। यार अगर आपको ये स्टोरी थोड़ी सी भी अगर अच्छी लगी तो प्लीज़ कमेंट में अपना फेवरेट पार्ट लिखना कि आपको इस पूरी स्टोरी में कौन सी फेवरेट जगह थी। अघोरियों का आना, या पंडित जी का आना, या हमारे बजरंगबली जी का आना, या फिर भूतों का किसी को कच्चा खा जाना। कौन सा ऐसा पार्ट था जो आपको बहुत ही अच्छा लगा? प्लीज़ कमेंट में अपना जो फेवरेट पार्ट है वो प्लीज़ ड्रॉप करना। और अगर आपके पास ऐसी कोई रियल हॉरर स्टोरी है तो आप वो मेरे साथ शेयर कर सकते हो और मैं उसको नरेट करूँगा अपनी आवाज़ में। मैं अपनी इंस्टाग्राम आईडी स्क्रीन पे कहीं भी लगा दूँगा, आप मेरे साथ वो इंस्टाग्राम पे शेयर कर सकते हो, मैं उसको नरेट करूँगा अपनी आवाज़ में। और भाई चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करना, बहुत ही मेहनत कर रहा हूँ। और वीडियो को लाइक करना और वीडियो पे बहुत ही कमेंट करना और अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। बोलो जय श्री राम।